नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में दरअसल गजब की गर्मी आ गई है। प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारकर राहुल गांधी ने तुरुप का जो पत्ता चला है, उससे चुनावी राजनीति में खलबली है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी दिखाई दे रही है और बीजेपी की ये बेचैनी प्रियंका पर उनके नेताओं के प्रहार में नजर भी आ रही है। बीजेपी नेता प्रियंका गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो आज के दंगल में इसी के इर्द गिर्द हमारे सवाल भी हैं। क्या इस देश में चुनाव मुद्दे पर नहीं बल्कि नेताओं के चेहरे पर लड़े जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या निजी टिप्पणी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल से चुनाव जीते भी जाएंगे? क्या चाल, चरित्र, चेहरे का दावा करने वाली बीजेपी महिला सम्मान भूल गई है? क्योंकि जो हमले किए जा रहे हैं वो तो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं। क्या प्रियंका के राजनीति में आने से बीजेपी का खेल खराब हो गया है? सवाल यह भी अहम होगा। और क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगी? तो आज इन्हीं सवालों पर आज का दंगल होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेताओं के हमले, जिन्हें किसी भी नजरिए से सभ्य नहीं कहा जाएगा। उनके पास लीडर है, वो चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी बरसाती मेंढक है। जब चुनाव आते हैं तभी वो राजनीति में आती है। प्रियंका गांधी पर सियासी हमले थम ही नहीं रहे। प्रियंका की सियासत में एंट्री के ऐलान के बाद से ही प्रहार होने लगे हैं। इस फेहरिस्त में नया नाम है बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले विजयवर्गीय ने प्रियंका को चॉकलेटी चेहरा बता दिया। कैलाश विजयवर्गीय का वार उसी लाइन पर है जिस मकसद से बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने हमला किया था। इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती कि उनके पास लीडर है, वो चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। बाद में विवाद गहराने के बाद कैलाश विजयवर्गीय बयान से पलट गए। मेरे को लेकर आपने बयान दिया था, क्या था? मैंने दिया ही नहीं बयान। पता नहीं पीटीआई ने किस प्रकार से इसको जारी किया। रात को मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने खेद भी प्रकट किया और उस न्यूज़ को बदला भी। मैं सभी हमारे मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब कोई बयान इस प्रकार का है तो कम से कम क्रॉस चेक करें। कैलाश ने बयान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी निशाना साधने से नहीं चुके। को एक बीमारी है जो सार्वजनिक जीवन में अनुकूल और उपयुक्त नहीं है। वो है, उसको बाइपोलैरिटी कहते हैं। यानी उसकी कभी हिंसावादी चरित्र दिखाई पड़ती है और लोगों को पीटती है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद की साध्वी प्राची ने भी प्रियंका पर मोर्चा खोल दिया। पहले भी राजनीति में थी जी, मीडिया के बंधु सब जानते हैं। कब राजनीति में प्रियंका गांधी नहीं थी, लेकिन प्रियंका गांधी बरसाती मेंढक है। जब चुनाव आते हैं तभी वो राजनीति में आती है। प्रियंका पर चौतरफा वार कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। पार्टी नेताओं ने मर्यादा की याद दिलाई। बहुत ही अभद्र भाषा है ये, और मैं नहीं समझती हूँ कि किसी को भी राजनीति में इस तरह की भाषा और इस तरह के भाव प्रकट करनी चाहिए। इनकी पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आती है, तो इसकी बौखलाहट है और उसका नतीजा नहीं और कोई तरीका नहीं है। और ये भी बहुत साफ करनी चाहिए कि महिलाओं को किस तरह से सम्मान वो करते हैं। सियासत में जुबानी जंग की पूरी जगह है। किसी की आलोचना का भी अधिकार है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। आज तक ब्यूरो। तो 2019 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है और उसके साथ ही जो ये सियासी हलचल बढ़ गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा सीधे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हैं और दिल्ली की गद्दी का रास्ता यहीं से जाता है। लेकिन प्रियंका फैक्टर जब से उत्तर प्रदेश में उभरा है, इसके नतीजे अलग अलग बयानों में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ शाजिया आलमी हैं, कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से सुनील सिंह यादव और जेडीयू से राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। शाजिया जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। प्रियंका गांधी का राजनीति में कदम रखना और बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयानबाजियां हो रही हैं, चॉकलेटी चेहरा, क्या मतलब है चॉकलेटी चेहरे का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, जब प्रियंका गांधी जी ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया और ऐलान किया कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगी, तो हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया
और बल्कि खुद का एक महिला का आना बहुत ज़रूरी है और हम सब महिला होने के नाते उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावा अगर कैलाश विजयवर्गीय जी की आप चॉकलेट वाली बात को कर रही हैं तो उन्होंने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए प्रियंका गांधी को लाया जा रहा है, करीना कपूर को भोपाल से लाया जा रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि जिस तरह के चेहरे जिनके काम के बारे में, जिनके अनुभव के बारे में कोई जानता नहीं है, उन लोगों को उतारा जा रहा है जो अपने पर्सनालिटी या शख्सियत के और काम की वजह से नहीं बल्कि अपनी चेहरों की वजह से जाने जाते हैं। मुझे लगता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो क्या ऐसे चेहरों की बीजेपी में कमी है? का अपमानजनक बयान दिया है। शाजिया जी, और क्या ऐसे चेहरों की बीजेपी में कमी है? देखिए मैं इस तरह की बातचीत का हिस्सा ना तो बनना चाहूंगी ना इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे लगता है ये उनका अपना ये बयान है। इस बयान के साथ साथ उन्होंने बहुत सी और बातें भी कही हैं और सिर्फ प्रियंका जी के लिए नहीं, 4-5 और जब चेहरों के नाम आए जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो उनका मतलब किसी भी तरह से अपमान जताना मैं नहीं जरूर है। ये मानूंगी कि एक तरह से अपमानित आप करना एक नेता भी हैं और महिला होने के भी नाते कम से कम मैं आपसे एक ऐसे आंसर की उम्मीद कर रही थी। मैं आपसे कम से कम एक ऐसे आंसर की उम्मीद कर रही थी कि जहां पर आप ये स्वीकार करें कि किसी महिला पर इस तरह की टिप्पणी करना ये सेक्सिस्ट कमेंट है। आप मुझे जी, पर उन्होंने सिर्फ प्रियंका गांधी के लिए नहीं, उन्होंने 2-4 और लोगों जिसमें मर्द भी शामिल हैं उनके लिए भी नाम लिए। उन्होंने और भी लोगों के संदर्भ में, आप पूरा क्यों नहीं बयान सुनाती हैं कैलाश विजयवर्गीय जी का? आप उसी हिस्से को काट के दिखाती हैं। शाजिया जी आज सुबह से पूरा स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं उनका। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि उनके नेतृत्व में कमी थी। आप उसे सिर्फ नहीं, आप पूरा स्टेटमेंट सुनाइए तो आपको लगेगा वो सिर्फ प्रियंका गांधी के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं। और मेरे बारे में भी, मैं महिला हूं, मेरे बारे में भी जस्टिस मार्कंडेय काटजू जैसे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए ये। मैं इससे पूरी तरह से इसके डर है क्या बीजेपी के अंदर? डर गई है, बौखलाहट है क्या? चीज को सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं महिला विरोधी मानी जाए। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की मैं 3 अहम बातें आपको बता देती हूँ। 3 अहम बातें, मैं 3 अहम बातें सुब्रमण्यम स्वामी की आपको बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हम प्रियंका गांधी को लेकर चेतावनी दे रहे हैं और उस चेतावनी को लेकर, सुनिए शाजिया, सुनिए मेरी बात सुनिए शाजिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने 3 बातें चेतावनी के तौर पर कही। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी से उनका धर्म पूछें, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और ये उन्होंने कहा कि उनके ये बिजनेस हैं और उन्हें इस तरह के सभी एलिगेशन प्रियंका गांधी पर लगाए हैं। ठीक है, मैं इस पर भी आपसे जवाब दूंगी, लेकिन क्योंकि आप ये कह रही हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना है, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा है। इससे उनके आत्मविश्वास की कमी झलकती है। उनके पास लीडर नहीं, वो चॉकलेटी चेहरे के माध्यम से चुनाव में जाना चाहते हैं। ये आत्मविश्वास बड़ा होता तो प्रियंका जी को भी कांग्रेस छोड़ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राहुल जी के नेतृत्व के प्रति जो एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास नहीं है देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन कोई चुनौती मानते हैं प्रियंका गांधी को बीजेपी के लिए? बिल्कुल। जी बोलिए शाजिया, अब तो सुन लिया आपने उनका पूरा स्टेटमेंट। जी, इसलिए प्रियंका गांधी को लाया जा रहा है, यानी कि कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को कि राहुल गांधी में कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए बाकी मेहमानों की बात लाया जा रहा है। लेकिन देखिए किसी तरह का अपमान नहीं चलता। मुझे बोलने दीजिए आप। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे बोलने दीजिए आप। मीनाक्षी जी मुझे बोलने देंगी अगर आप? फायदा नहीं, पॉइंट पर मैं आंसर दे रही हूँ। मैं पॉइंट, आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप लगातार मैं जब एक सेंटेंस बोलती हूँ, एक वाक्य मेरा खत्म नहीं होता, आप पूरी तरह से दूसरा सेंटेंस बोलती हैं और रिपीट करती हैं। ठीक है, आप बोलिए। दूसरी बात जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है, मैं उससे किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है वो खुद इस बात का जवाब दें, और किसी भी तरह से मैं उनकी बात को ना तो डिफेंड करूंगी। मुझे लगता नहीं है इस तरह की बातें किसी के बारे में कहनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। और खुद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारी ही अपनी ही पार्टी में कई बड़े नेताओं के बारे में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। इसको लेकर वो खुद अपना बयान रखेंगे और अपना पक्ष को साफ तौर से सामने रखेंगे। मैं उनको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं करूंगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की बात है, उन्होंने एक पूरा सेंटेंस दिया, उन्होंने बॉलीवुड का भी संदर्भ दिया।
जी जी। चलिए, मुझे खुशी है कम से कम आपने ये कहा कि आप बिल्कुल सुब्रमण्यम मीनाक्षी, स्वामी की बिल्कुल बात से मीनाक्षी। इत्तेफाक नहीं रखती, हमें हालांकि लगता ये नहीं कि क्लैरिफाई हमें नहीं किया किसी कि के पार्टी निजी- रखती है या नहीं रखती है। राजीव त्यागी जी, बहस में आपको मैं जोड़ना चाहूंगी। बीजेपी को ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी को लाना आत्मविश्वास की कमी है, ये वो उनका कहना है, क्या जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उससे हमें कोई सरोकार इसलिए नहीं है कि हमारी अपनी पार्टी है, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, प्रत्येक पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बनाने की स्वतंत्रता है। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उचित समझा, इसलिए प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में लाने का, जिसमें कि सक्रिय राजनीति में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देने का कार्य किया। याद करिए मीनाक्षी जी, 1998 से प्रियंका गांधी जी रायबरेली अमेठी में सक्रिय हैं और वो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालती थी और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करती थी। हमारा देश नारी की सम्मान का देश है और आधी आबादी आज नारियों की है। यदि हम नारी को प्रतिनिधि देने का काम कर रहे हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों? पहला प्रश्न तो ये होता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जिस देश में यत नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता का हो, उस देश में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पार्टी विद डिफरेंस है, जिसका चाल चरित्र और चेहरा बहुत डिफरेंट है। तो ये प्रियंका गांधी जी के बारे में जो कैलाश विजयवर्गीय या सुब्रमण्यम स्वामी अन्य नेता टिप्पणी कर रहे हैं, बिहार के एक नेताजी ने भी टिप्पणी की थी, मैं टिप्पणी वहां पे दोहराना नहीं चाहता हूं, तो ये सब बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद निश्चित रूप से पार्टी विद हेट है। वो हेट करती है हर उस व्यक्ति से जो भारतीय जनता पार्टी वो ये कह रहे हैं, शाजिया ने कम से कम ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से, ऐसे स्टेटमेंट से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन वो ये भी कह रही हैं नेतृत्व की कमी को लेकर जो वो सवाल उठा रही हैं। ये सवाल और ये आरोप तो लगते रहे हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ नहीं पाते। ये इतना अकाल क्यों है नेतृत्व का? क्यों फिर एक ही परिवार की तरफ ही देखना पड़ता है? ये आरोप तो लगता है ना। देखिए, आपके लास्ट सेंटेंस से अपनी बात शुरू करता हूं। हमें कांग्रेस के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी नेता हैं, हमें अपनी गांधी फैमिली पे नाज है, हमें गर्व है। गांधी फैमिली हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी का न्यूक्लियस है, पहली बात। दूसरी बात, शाजिया जी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की निंदा की और कहा कि मैं अपने आप को संबद्ध नहीं करती हूं, मैं उस बयान का स्वागत करता हूं। तीसरी बात जो बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, जो आपने पूछी भी है, हम देखिए क्या स्ट्रेटजी लेके आते हैं क्या नहीं लेके आते, ये हमारी अपनी पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यदि राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर आप प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं, फिर तो अटल जी के नेतृत्व पर, अडवाणी जी के नेतृत्व पर और उससे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व पर जितने भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमेशा हारते रहे, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं कहता हूं हम लोग आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, चाहे हमारी आइडियोलॉजी हो, कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हो। हम आइडियोलॉजी की बात करें, हम मुद्दों की बात करें, हम मैनिफेस्टो की बात करें। यही तो समस्या है ना कि आइडियोलॉजी से बात आगे निकलकर चेहरों पर, पर्सनालिटीज पर आ गई है, और चेहरों और पर्सनालिटीज पर भी इस कदर आई है कि वहां पर निजी हमले शुरू हो गए हैं। राजीव रंजन जी, मैं आपको चाहूंगी यहां पर बहस में जोड़ना। आपकी पार्टी से प्रशांत किशोर जी ये कह चुके हैं इससे पहले कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाया जाए, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। आज की तारीख में आप कहां खड़े हैं, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, हम ये मानते हैं कि कांग्रेस किस नेता को सक्रिय राजनीति में लाएगा, कौन सी जिम्मेवारी कांग्रेस की ओर से दी जाएगी, ये पूरी तरह से कांग्रेस का अंदरूनी फैसला है और ऐसे मसलों में किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह के कुछ टिप्पणियों के जरिए आज पूरा बात, मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी टिप्पणियाँ थी और लैंगिक आधार पर इस तरह के सेक्सिस्ट जो कमेंट्स आए हैं वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति में जो डिस्कोर्स को लेकर के हमारी चिंताएं हैं उसका सम्मान इस तंत्र में शामिल तमाम दलों को करना चाहिए। जहाँ तक एक नेता के तौर पर प्रियंका जी की संभावनाओं का सवाल है, मैं मानता हूँ अब तक उनका प्रदर्शन औसत रहा है और कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर पाएंगी ये उनकी पार्टी का आकलन हो सकता है, लेकिन ये फैसला तो देश की जनता करेगी। अभी फौरी चुनौती जो है वो उत्तर प्रदेश में वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए वो चिंता का सबब नहीं है। वो पूरी तरह से जब चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने के लिए वो मेहनत करेंगी तो बसपा और
वहां समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ सकती हैं, जो एक तरफा कांग्रेस को हैसियत में रखने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा तो इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। तो हम लोगों का आकलन प्रियंका जी के राजनीति में प्रवेश को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के हमारा आकलन यही है। सुनील जी, बौखलाहट बढ़ रही है? मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के अंदर कोई बौखलाहट है। बौखलाहट समाजवादी पार्टी और बसपा के अंदर है। जी सुनील जी। देखिए मीनाक्षी जी, घबराहट किस गठबंधन को है, ये उनके बयानों से, उनके सहयोगियों के बयानों से ये साफ हो रहा है। ये सच है कि हम लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि भारतीय राजनीति में बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में कब आएंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनको संगठन में जिम्मेदारी दी, उनको उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से का प्रभारी बनाया। हमें उम्मीद है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जान फूकेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जी पर जिस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं, तो घबराहट तो दिख रही भारतीय जनता पार्टी में, परेशानी दिख रही है, निराशा दिख रही है, हताशा दिख रही है। और अगर नहीं है तो कम से कम किसी पार्टी के नेता पर, वो भी महिला नेता पर, इस तरीके की टिप्पणियां, अभी तो ये आप बयान दिखा रही हैं, आप सोशल मीडिया में देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ये अधिकार नहीं है कि किसी पर पर्सनल टिप्पणी करें। और महिला को अपमानित करके जिस तरीके का चाल चरित चेहरे की बात करती भारतीय जनता पार्टी, उससे समझ में आ गया कि उनकी सोच का स्तर और महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है। शाजिया, ये सवाल यहाँ पर आएगा, चाल चरित्र चेहरे, जो नारा देकर पार्टी आगे बढ़ी है, वहां पर बयानों का सिलसिला है। सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, सवाल सुन लीजिए प्रियंका, सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, मायावती जी पर भी आपकी पार्टी के नेता ने टिप्पणी की है, और एक से बढ़कर ऐसी टिप्पणियां हुई हैं जिनका हम जिक्र तक नहीं कर सकते। मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बिल्कुल, सुनिए, सबसे पहले आप सुनिए, संजय निरुपम जी ने कितनी बेहुदा बात स्मृति ईरानी जी के बारे में कही है, जो केस वो लड़ रही है। हमने सुना वसुंधरा राजे जी के बारे में कितनी गंदी बात शरद यादव जी ने कही है, वो हम सब ने सुना है। हमने सुना है किस तरह से मुलायम सिंह कहते हैं रेप के मामलों को लेकर बॉयज विल बी बॉयज। हमने सुना है श्री प्रकाश जायसवाल किस तरह की बातें करते हैं कि बीवी बूढ़ी हो जाती है तो उसके साथ रहने में मजा नहीं आता। क्या बात कर रही हैं आप? कितनी बेहुदा बातें औरतों के संदर्भ में लगातार होती रही हैं। और ये भाजपा के बारे में कहा जा रहा है, एक ऐसी पार्टी जो नारी शक्ति में जो बिलीव करती है। राहुल गांधी ने तो हमारी रक्षा मंत्री को नहीं छोड़ा, और ये तक कह दिया कि मोदी जी जो है एक औरत के पीछे छुपते हैं। प्रधानमंत्री ने सुनंदा पुष्कर के लिए क्या बोला था, आपको याद है? तो इसमें क्या हुआ? और उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने सुनंदा पुष्कर के लिए क्या बोला था? मोदी जी ने सुनंदा पुष्कर के लिए क्या बोला था, आपको याद है? क्या बोला था? आपको वो लफ्ज याद है? नहीं, आपको वो फ्रेज याद है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया? याद है, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल याद है मुझे। दयाशंकर सिंह जी ने जो मायावती जी के लिए बोला, आपको वो याद है? मुझे आप इनके बारे में क्यों नहीं सवाल पूछ रही हैं? साधना सिंह जी ने जो अभी बोला था मायावती जी के लिए, वो याद है आपको? जी मुझे याद है, मुझे याद है। मुलायम, मुझे याद है, मुझे ये भी याद है मुलायम सिंह यादव ने मायावती जी के साथ क्या किया था गेस्ट हाउस में अपने लोगों के साथ और विधायकों, वो भी उनको भी याद है और सबको याद है। ठीक है, और जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, मैं चाहूंगी शाजिया, मैं चाहूंगी आप एक बार मेरा सवाल सुनें, उसके बाद आप जवाब दें। ठीक है, मैं आपको बीच में इंटरव्यू नहीं करूंगी, आप मेरा सवाल क्वेश्चन सुनिए जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं सुन रही हूँ। महिलाओं के लिए जो टिप्पणी इस तरह से हो रही है, निजी लेवल पर जाकर जो टिप्पणियां हो रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचती हैं? पार्टी क्या सोचती है जब चाल चरित्र चेहरे की बात होती है? चॉकलेटी चेहरा, उनको ये बोल देना कि उनकी वो उम्र नहीं है कि वो लड़ने आए, मानसिक दिवालियापन घोषित कर देना, ये निजी हमले, बौखलाहट नहीं है तो और क्या है? देखिए, किसी भी तरह से कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने अगर किसी तरह का बयान दिया है तो नारी सम्मान के खिलाफ, तो मुझे लगता नहीं है कि पार्टी किसी भी तरह से उसको इंडोर्स करती है या उस पर मोहर लगाती है। ये वो पार्टी है जिसने देश के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बनाया है। आप सुनती हैं हमारे सबसे ज्यादा जो कैबिनेट मंत्री महिलाएं अगर रही हैं तो वो हमारी पार्टी ने दी है इस देश को लगातार तौर पर। सुषमा स्वराज कमेटी के तहत जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहती थी सुषमा स्वराज जी, आप सोचिए कि 33% आंतरिक तौर पर हर एक पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में है। कैलाश विजयवर्गीय जी से जवाब मांगा जाएगा? विरोधी कहना हास्यास्पद होगा। जवाब मांगा जाएगा उनसे? कोई नेता दे रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया है। मुझे लगता है
बिल्कुल जवाब आप पूछिए उनसे, वो जवाब देंगे भी इस बात का। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही है मैं उसको पूरी तरह से मैंने आपको उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने आत्मविश्वास की बात कही है, और चॉकलेटी चेहरा कहना मुझे लगता नहीं किसी अपमान से भरा हुआ कोई ये शब्द है। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है वो मेरे ज्ञापन में नहीं है, ये बात को उसको रखे, क्योंकि वो एक बहुत पर्सनल चीज को बात कह रहे हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहूंगी। राजीव जी, लेकिन शाजिया जी की बात पर, शाजिया जी की बात में जाऊंगी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है? इनका ये बिल्कुल मंशा नहीं थी। देखिए शाजिया जी ने जो बातें रखी हैं और दोबारा से ये कहा कि उन्होंने चॉकलेटी चेहरा कह करके कोई बुरी बात नहीं की कैलाश विजयवर्गीय ने, तो शाजिया जी जाने, कैलाश विजयवर्गीय जी जाने, हमें तो कार्य करना है। हमें तो निश्चित रूप से लोगों से जुड़ करके बेहतर प्रजातंत्र की नींव रखनी है और आगे बढ़ने का काम करना है, देश को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है। लेकिन जिस तरह की बातें हुई, सबसे पहले तो राजीव रंजन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जेडीयू में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि कांग्रेस पार्टी किस चेहरे को लाती है, किसको नहीं लाती, ये कांग्रेस का मामला है, और प्रियंका जी की भी तारीफ की उन्होंने। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ममता जी को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय जयललिता जी को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया जी को नहीं छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका जी को नहीं छोड़ा। याद करिए संघ के प्रमुख का वो बयान जो वो कहते शादी तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पर किस हद तक हमले नहीं किए? बहुत स्पष्ट कह, मणिशंकर अय्यर जी क्या क्या नहीं कह चुके हैं। देखिए यहाँ कोई साफ नहीं है, यहाँ पर किसी का दामन साफ नहीं है। तो मणिशंकर जी को पार्टी के बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। अभी मीनाक्षी जी आपने प्रोमो चलाया, आपने खुद ही कहा कि प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर जी की धर्मपत्नी को क्या कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे ताली पीट के प्रधानमंत्री बोल रहे थे। सोनिया जी को कहा गया था जर्सी गाय, ये कहा गया था सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और याद करिए जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ संघ प्रमुख ने शादी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया था, तो महिलाओं के प्रति मानसिकता पता चलती है। याद करिए सरसंचालक जो हुआ करते थे गोलवलकर, उन्होंने विचार में महिलाओं के बारे में क्या लिखा था, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती परंपरा। पब्लिक रैली से क्या कहा था सोनिया गांधी जी ने? देखिए किसी भी पार्टी का कोई दिग्गज नेता इस मामले में दामन साफ नहीं है। राजीव जी, ये बात हमें समझनी होगी, ये बात हमें समझनी होगी। यहाँ पर सभी पार्टियों को क्वेश्चन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को प्रियंका गांधी को लेकर सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि प्रियंका फैक्टर का उत्तर प्रदेश में आना किस किस के लिए बौखलाहट चाय वाला कहना, मतलब क्या क्या बातें प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी है। ठीक है मीनाक्षी जी, देखिए मीनाक्षी जी आप भी महिला हैं और शाजिया जी महिला है। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा शाजिया जी मेरी बात सुन ले और बात सुन करके उसके बाद बोले तो बेहतर होगा, क्योंकि शाजिया जी जो है ना बीच में बोल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ शाजिया जी आपके, राजीव जी, शाजिया मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी, मैं यहाँ पर चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, एसपी है, जेडीयू है, हर वो गलत बात नहीं सुनेंगे जो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि हर पार्टी की तरफ से, मैंने तो आपको एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से बयान दिखा दिए कि हर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे वार किए हैं जिन्हें अगर हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बोलना भी सभ्य नहीं लगता। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या कभी एक लेवल पर यह बात तय होगी कि कम से कम यहाँ पर एक सभ्यता जो है उसको बनाए रखा जाए, एक गरिमा को बनाए रखा जाए, मीनाक्षी जी, या सिर्फ मेरा गलत दूसरे के गलत से जस्टिफाई किया जाए? मैं ये मानता हूं, मैं ये मानता हूं मीनाक्षी जी कि राजनीतिक व्यक्तियों को टिप्पणियां करते हुए बहुत मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, क्या कांग्रेस मुक्त भारत की बात होनी चाहिए थी? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रजातंत्र में कोई कह सकता है इस बात को? हमारे नेता ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं रखेंगे, ना हम करना चाहेंगे। तो हर विचारधारा को देश में पल्लवित और पुष्पित होने का एक स्वतंत्रता है, वो रहनी चाहिए। हमारे नेता से लेकर के कांग्रेस पार्टी के कैडर तक 2 गानों का ध्यान रखता है। हम ये गाते हैं हमेशा, गांधी हमेशा गाते हैं, कांग्रेस पार्टी के कैडर का जिक्र कर रहे हैं, तेरी कसम, आप कांग्रेस पार्टी के कैडर का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहस को थोड़ा और आगे ले जाना चाहूंगी। आप कांग्रेस पार्टी के कैडर का जिक्र कर रहे हैं, वाराणसी से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप प्रियंका जी को उतारिए वाराणसी से, अमेठी रायबरेली की सेफ सीट छोड़ेंगे, लेंगे ऐसा क्रांतिकारी कदम? तो देखिए जो आपका प्रश्न आया है,
मैं तो प्रियंका जी को आज तक के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सहन कर रही हैं, जिम्मेदारी को वहन करेंगी। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो गाजियाबाद सीट से आकर के लड़े चुनाव लोकसभा का, तो उससे और बेहतर होगा हमारी राय में। मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने नेता को चाहता है कि उसके होम कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर चुनाव लड़े। जैसे बनारस के लोगों ने अगर मांग कर दी है तो क्या बुरी मांग कर दी है। तो प्रत्येक नेता का दायित्व होता है कि वो कार्यकर्ताओं की भावना को सुने, और प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व होता है कि वो नेताओं को निश्चित रूप से अपने आमंत्रित करे। तो इसमें कोई मैं बुरी बात नहीं मानता हूं। चलिए ठीक है, कम से कम आपने इस बात का जवाब तो एक ऑनेस्टी के साथ यहां पर दिया। राजीव रंजन जी, पूर्वी यूपी का जो गणित प्रियंका गांधी के आने से दिलचस्प हो गया है सीटों का। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो इलाका पड़ता है जहां पर इनके प्रभाव वाली सीटें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में क्या अब आप ये मान रहे हैं कि चुनौती है प्रियंका गांधी? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने देश में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव में जो उनके साथ कांग्रेस का रिश्ता रहा है, उसका उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया। 2 सीटों पर कांग्रेस को समेट कर ये संदेश पूरी तरह से दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत क्या है। और आहत कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए जो फैसला किया है, ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए किया है। क्योंकि आप सुनील साजन को भी सुन लीजिए, अभी उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने में उनका ये मानना है कि कांग्रेस अपने तरीके से कुछ वोट ले आएगी। टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या, शाब्दिक अर्थ जो भी वो लगा रहे हो, हम उसका अर्थ यही समझते हैं कि वो चाहते हैं कांग्रेस वोट काटने की वाली पार्टी बन जाए और जिससे उनका रास्ता आसान हो जाए। मैं समझता हूँ 132 वर्ष पुरानी पार्टी को ये स्वीकार्य नहीं था, इसलिए इन दोनों पार्टियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जब ये आपस में लड़ेंगे 80 सीटों पर, जब राहुल गांधी समाजवादी पार्टी की पोल खोलेंगे, बहन मायावती की पोल खोलेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मतों का विभाजन होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होगा। इसलिए मैं तो मानता हूं कि आगे इन 40 सीटों पर प्रियंका गांधी की भूमिका हम लोगों के लिए उपयोगी होगी। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। सुनील यादव जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूर्वी यूपी के इस समीकरण को? देखिए, क्योंकि रंजन भाई भी पूर्वी यूपी को मुझे लगता है बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो लोग भी पैनल में बैठे हैं या आज तक में जितने लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के राजनीतिक समीकरण को समझते हैं, या मैं कहिए कि चैनल पे मैं कहूं कि जाति समीकरण को समझते हैं, जो वोट करता है जिस तरीके से, सपा और बसपा के मिल जाने के बाद ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बच रहा है और ना ही कांग्रेस के पास कुछ बच रहा है। हमने कांग्रेस को गठबंधन में नहीं लिया, और रंजन जी लगातार कह रहे हैं हम कांग्रेस को 2 सीट की हैसियत समझते हैं। कांग्रेस स्वतंत्र है, कांग्रेस सब सीट पे लड़े। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी 2 सीट छोड़ते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहन जी के साथ गठबंधन करने के बाद भी 2 सीट छोड़ी, और प्रेस में कहा कि हम 2 सीट इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहां फंसे न रहें, अपना वो प्रचार करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जवाब किसको देना 2019 में? उन लोगों को जवाब देना जिन्होंने 2014 में घोषणा पत्र में किसानों से, नौजवानों से, पिछड़े, गरीब सबसे जो वादा किया था, आज चुनाव के बाद एक दरवाजा खुला रहे। कोशिश तो ये भी थी ना 2 सीटें छोड़ देने की, वरना बातचीत नहीं हुई। देखिए मीनाक्षी जी, लोकतंत्र में लोग केवल एक बात, समाज के आधार पे लोग तो रास्ते तो खुले रहेंगे, रास्ते तो खुले हैं, लेकिन परेशानी उन लोगों को है जो लोग जानते हैं। ये रंजन जी भी जान रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के आने से गठबंधन को कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। और आप बात कर रही बनारस और गोरखपुर की, तो गोरखपुर तो हार चुके योगी जी, और बनारस हारने जा रहे हैं, शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी बनारस एक बार मैं शाजिया इस पर जो है जवाब ले लूं। देखिए शाजिया, यहाँ पर देखिए, मैं चाहूंगी आप इस पर भी रिस्पॉन्ड करें, और एक लाइन में उसमें और जोड़ना चाहूंगी। सवर्णों का जो वोट बैंक एक ट्रेडिशनली माना जाता रहा है कि वो कांग्रेस के साथ रहा है, क्या अब आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से पूर्वी यूपी में परिस्थितियां बदल रही हैं प्रियंका गांधी के आने के बाद, जो एक अब लगातार खबरें हैं, चर्चाएं हैं, क्या आपको लग रहा है कि 10% जो सवर्णों के लिए आरक्षण भी आपने दिया था, वो कदम भी यहां पर फीका पड़ता दिखाई दे रहा है?
देखिए, बहुत सारे समीकरण जो बन रहे हैं वो बजाय सुलझने के बहुत उलझते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो महागठबंधन की बातचीत के बाद, एक सार्वजनिक मंच पर पप्पी झप्पियों के बाद इस तरह से कांग्रेस को नकारना और किसी तरह से पूरे एक नकारात्मक ऊर्जा समझकर उसको दूर हटा देना, जिस तरह से सपा और बसपा ने किया, तो कांग्रेस का भी वजूद को एक बहुत बड़ा एक गहरा एक धक्का है और उसको फिर से जान डालने के लिए प्रियंका जी को लाया गया है। अब आप तो स्वर्णों की बात कर रही हैं, अब आप देखिए गैर जाटव जो भी उत्तर प्रदेश को समझता है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे ही उत्तर प्रदेश को, तो गैर जाटव जो दलित है, जो गैर यादव पिछड़ा है, बैकवर्ड है, या फिर स्वर्ण है, या फिर मुसलमान है, तो उनका वोट आपको लगता नहीं इस त्रिकोणीय लड़ाई में वो बटेगा? तो इसके दो गठबंधन भाजपा के खिलाफ है, लेकिन नुकसान एक दूसरे का कर रहे हैं। तो मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा है किस तरह की तस्वीर है। मुझे लगता है इससे सिर्फ और सिर्फ सपा बसपा का नुकसान है। भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, स्वर्णों का वोट नहीं बल्कि और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वोट मिलेगा। और मुसलमान कोई डरा हुआ नहीं है, वो कोई डरा हुआ नहीं है, आपको लग रहा है वो। देखिए वो एक डरी हुई कांग्रेस है जिसको रिजेक्ट कर लिया बसपा सपा ने। डरे हुए राहुल जी है जिनको मदद लेनी पड़ी अपनी बहन की। ब्रह्मास्त्र का उन्होंने आखिरकार इस्तेमाल कर ही लिया, क्योंकि वो राजीव जी, शाजिया जब ये कहती हैं या बीजेपी की तरफ से जब ये कहा जाता है कि प्रियंका को लाना आपकी चॉइस नहीं, आपकी मजबूरी थी, तो क्यों ना उसे वाकई मजबूरी माना जाए? चुनाव से 2 महीने पहले प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। देखिए, मैं शाजिया जी के इस बयान पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल जी डरे इसलिए अपनी बहन को चुनाव प्रचार में उतारा या उनको सक्रिय राजनीति में लाए। राजीव त्यागी भी डरा हुआ है और निश्चित रूप से अपनी बहन से जब राखी बंधवाता है तो ये चाहेगा कि उसकी बहन उसके साथ हमेशा खड़ी रहे। ये भारतीय परंपरा, ये भारतीय संस्कृति है जिसमें भाई बहन एक दूसरे के साथ ताजीवन खड़े रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी उस सनातन परंपरा को जीने का काम कर रहे हैं। मैं रक्षाबंधन के बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं पॉलिटिकल बात कर रही थी। प्लीज मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। आप फिर बीच में बोल करके मर्यादाहीन आचरण कर रही हैं। मैं कंप्लीट कर दूं प्लीज? राजीव जी, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं कुछ शाजिया से मैं जवाब दूंगा, उसके बाद बोलिएगा। दूसरी बात, अभी गठबंधन की जो बात चल रही थी, गठबंधन की जो बात चल रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और राजीव रंजन जी ने भी कहा कि सपा और बसपा को नुकसान होगा या सपा और बसपा से कहीं खटास है, तो बहुत स्पष्ट कर दूं मैं, जो दर्शक आज तक के सुन रहे हैं, 2004, 2009 और 2014 इन 3 लोकसभा के चुनाव पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनाव लड़ी है और हमेशा हम तीनों ने ही अलग अलग चुनाव लड़ाए इन तीनों लोकसभा चुनाव में। 2004 में कांग्रेस पार्टी 11 सीट आई थी, 2009 में कांग्रेस पार्टी की 21 सीट आई थी, 22वीं सीट हमने उपचुनाव में जीती थी और 2014 में सभी सीट हार गए थे। प्रश्न ये उठता है कि 80 सीटों में से 71 सीट जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीती थी उसका क्या होगा? प्रश्न ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन देश के किसानों से किया या किसानों को आंसू से रुलाने का काम किया? तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, प्रियंका गांधी बचाएंगी क्या? राजीव जी, इस पर जवाब दीजिए ना। देखिए, हम ना तो ताश खेलते हैं और ना ताश खेल करके, क्योंकि ताश याद करिए चौपड़ के ना धर्मराज युधिष्ठिर ने भी खेली थी। चौपड़ खेलने से वनवास पे जाना पड़ता है, तो हम तो चौपड़ नहीं खेलते, हम तो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के विकास के लिए संकल्पित है कांग्रेस। और मैं मानता हूं कि भाई बहन की जोड़ी से कांग्रेस को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए। क्या सरकार नौजवानों को रोजगार दे पाई? इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये भी है, खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, आंकड़े कहते हैं कि देश में 7.38% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। प्रयागराज में अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। आप तो अभी जो है एसपी से लेकर बीएसपी को लेकर आपने तमाम यहां पर बातें कह दी। अखिलेश यादव पहुंचे हैं प्रयागराज और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, यानी एसपी बीएसपी का गठबंधन मजबूत है, जरूरत नहीं है उन्हें कांग्रेस पार्टी की। नहीं, देखिए, एक 2 तरह के गठबंधन सन 1989 से देश में चल रहे हैं। 1989 से देश में गठबंधनों का दौर है, प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस।
प्री पोल अलायंस कुछ पार्टियां कर लेती हैं, जैसे बिहार में हमारा बहुत सी पार्टियों से प्री पोल अलायंस होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा, तो वो एक हमारे लिए भी चिंता का विषय नहीं है, शायद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है। हम लोग पहले भी आगे आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस हमारा बसपा और सपा से मुद्दा आधारित विषयों पर रहा है। याद करिए 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह साहब की सरकार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अनेक मुद्दों पर सपोर्ट किया था केंद्र में। तो प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस होते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, तीनों का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार को, हवाबाज सरकार को, दगाबाज सरकार को और कलाबाज सरकार को उखाड़ फेंका जाए। सुनील जी, राजनीति में उम्मीद कभी खोती नहीं है और उसका जो है इस वक्त एक इशारा यहाँ पर राजीव जी ने भी दे दिया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनका गठबंधन मजबूत है, जरूरत नहीं है उन्हें किसी की। देखिए मीनाक्षी, ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है उसी बात को हम लोग लगातार दोहरा रहे हैं कि जो सपा, बसपा और हमारे नेता ने कहा राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है। जब 3 दल मिलकर के एक गठबंधन बन गया तो हमने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि नेताजी लगातार एक बात कहते हैं, बड़े नेताओं का सदन में रहना जरूरी है। लेकिन उसी तरफ 2 बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री जी अपनी दूसरी सीट खोज रहे हैं और देश के गृह मंत्री जी लखनऊ छोड़ के दूसरी सीट खोज रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सामने प्रधानमंत्री जी और माननीय राजनाथ सिंह जी दोनों लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं। तो स्थिति यह है कि गठबंधन के सामने कांग्रेस 2 और भारतीय जनता पार्टी 0 पर आएगी। ये हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से। राजीव रंजन जी, गठबंधन 0 पे आएगा? देखिए, मुझे तो ये कहीं से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रियंका गांधी जब वोट मांगेंगी तो क्या अखिलेश यादव के कुशासन की बात नहीं कहेंगी? क्या वो मायावती जी के कार्यकाल की याद जनता को नहीं दिलाएंगी? वो ऐसा कह सकती है क्या इन तीनों में से किसी को चुन लो? ऐसा नहीं कह पाएंगी। तो इसका असर चुनाव अभियान पर पड़ेगा। अगर प्रियंका कार्ड पर कांग्रेस को भरोसा है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए है। नहीं तो बसपा और समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि वो प्रियंका कार्ड का कोई असर नहीं मानते हैं और उसका कहीं कोई रोल वो नहीं देखते हैं। मेरा ये मानना है ये तीखा ध्रुवीकरण हम तो कह रहे हैं हो सकता था, कोई असर नहीं होगा जीतने में, और ये त्रिकोणात्मक चुनाव जब होगा प्रियंका जी का कोई असर नहीं होगा। वो तो कांग्रेस में वो अपना ऊर्जा ये 73 से 72 नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश को एक और प्रधानमंत्री देगा और 73 से वो 75। चलिए आप ही कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे बनारस से, आप ही वादा कर लीजिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को कहने दीजिए, आप तो सहयोगी हैं। नहीं, हमारे स्टेक्स उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। मुझे लगता है शाजिया को बेटर रिस्पॉन्ड करेंगी। वही बता दें कि प्रधानमंत्री जी लड़ेंगे या भाग रहे हैं? बीजेपी के ऊपर उठा रहे हैं, भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं? अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ये वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी जहां से चुनाव मैदान में होंगे और जहां पर परीक्षा योगी आदित्यनाथ की भी होगी। और प्रियंका फैक्टर जब यहां से उभरा है, आपके भी चिंता है प्रियंका के पर्सोना से जो संभावनाएं उभरी हैं, वो क्या चिंता का विषय है बीजेपी के लिए? सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश कर रही हूँगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रभाव भाजपा का है। आप जानते हैं सारे इलाके जो हैं, इसके अलावा चाहे वो कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बरेली हो, कानपुर हो, पूरी तरह से भाजपा कोई भी जाति समीकरण बने मिटे सुलझे उलझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, खुद प्रियंका जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनके पति की एक बहुत ही नकारात्मक छवि है, बाकायदा भ्रष्टाचार के मामले हैं। उनके भाई और उनकी माँ दोनों बेल पर, जमानत पर सामने हैं। पूरे के पूरे संगठन को उत्तर प्रदेश में उन्हें खड़ा करना है, अपने परिवार का नाम भी बचाना है और कांग्रेस की साख को भी बचाना है। 4.5 साल से सरकार आपकी है, रॉबर्ट वाड्रा पर कोई केस क्यों नहीं किया फिर आपने? बसपा का एक बहुत ही दमदार एक अलायंस है जो उन्हीं के वोट पूरी तरह से काटता है। आप स्वर्णों की बात कर रही हैं, नहीं, आप रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र कर रही हैं, तो उनके ऊपर 4.5 साल सरकार आपकी है, केस क्यों नहीं किया आपने? लेकिन वो सारे वोट तो चुनावी बयान है, झोली में जाने हैं। रहे मुसलमानों के वोट, वो चुनावी बयान से बटेंगे। आप सुन पा रही हैं? अब आवाज है आपकी आई? मेरा सवाल आपसे ये है, आपने रॉबर्ट वाड्रा का भी जिक्र किया, 4.5 साल से सरकार आपकी है, तो ऐसे में 4.5 साल से आपकी सरकार है, रॉबर्ट वाड्रा का आप जिक्र कर रही हैं, अगर उनके ऊपर मामले हैं, धोखाधड़ी के आरोप हैं, तो क्यों नहीं केस किया उनके ऊपर? जी तो हो रही कार्रवाई, ऑनगोइंग कार्रवाई है। अगर कार्रवाई होती है, ज्यादा होती है, तो आप कहते हैं विच हंटिंग है। अगर नहीं होती है तो आप कह रहे हैं आप कार्रवाई नहीं कर रहे।
मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। सीबीआई अपना काम कर रही है, देश की जितनी भी करप्शन और जांच एजेंसियां हैं अपना काम कर रही हैं। भाजपा किसी तरह से कांग्रेस वाला काम नहीं करेगी जो सोहराबुद्दीन मामले में हुआ या इशरत बीबी के मामले में हुआ। ठीक है राजीव जी, सीबीआई अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। सिर्फ हमारी क्योंकि दुश्मनी है तो हम जबरदस्ती रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जो है मामले को बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सब जानते हैं मामले हैं, उनकी जांच है। राजीव जी, मैं जवाब दे दूं प्लीज। शाहजी जी अगर कंप्लीट हो गए तो मैं जवाब देना चाहूंगा। बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा आज तक के दर्शकों को कि सीबीआई किस तरह का काम कर रही है। हमने सीबीआई को देख लिया कि किस तरह का काम सीबीआई कर रही है, कि सीबीआई का निदेशक सीबीआई के निदेशक के विरुद्ध रिपोर्ट करा रहा है और सीबीआई का जज सीबीआई वकील के कहने पे सीबीआई के डीएसपी को जेल भेजने का काम कर रहा है। ये सीबीआई में चल रहा है। प्लीज प्लीज, अब मैं बीच में नहीं बोला था, आपको बोलना बोल लीजिए शाहजी जी, मैं चुप हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जी को जो आपने जिक्र किया शाहजी जी, बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि आपके लिए वो चुनावी मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है। और बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि 4.5 साल आप क्या कर रहे थे। पहली बात, आपने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा बेल पे हैं, तो नेशनल हेराल्ड पेपर जो है, बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, मोतीलाल नेहरू जी के समय से कांग्रेस का रहा है, गांधी का रहा है। आप कितने षड्यंत्र कर लीजिए, हम नेशनल हेराल्ड को नहीं छोड़ेंगे, नवजीवन को नहीं छोड़ेंगे, कौमी आवाज को नहीं छोड़ेंगे। ये वो 3 पेपर हैं जिन्होंने आजादी के अलग जगाने का काम किया और देश की आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने का काम किया। वो कांग्रेस के हैं, गांधी के हैं, आप कितने षड्यंत्र कर लीजिए, हम नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात आपने कहा, आपने तीसरी बात ये कही, तीसरी बात आप सुनिए प्लीज, प्लीज। तीसरी बात आपने कही कि सोहराबुद्दीन मुकदमे की बात कही, तुलसी प्रजापति के मामले की बात कही, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोनों मुकदमे दोबारा खुलने जा रहे हैं, दोबारा खुलने जा रहे हैं। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से तड़ीपार कहा गया था कोर्ट के द्वारा, उसको भी आप चिंतित होने का काम करिए कि तड़ीपार व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तीसरी बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सुनील साजन साहब ने कहा, सुनील साजन साहब ने कहा बहुत स्पष्ट कहा सुनील साजन साहब ने कि हमारे 2 चीज छोड़ी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील साजन साहब से, सुनील साजन साहब से सुनील साजन साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप रिक्वेस्ट अपने हाईकमान तक पहुंचा दें। अभी के विषय पर हम बात करें, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, राजीव जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अभी के मुद्दे पे बात करें प्लीज। यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहस भटक जाएगी। अभी के मुद्दे पर बात करें। बात पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति की हो रही है और बहन मायावती जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। हाँ, बहुत बहन मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का बहुत सम्मान करता हूं। सुनील साजन जी, करबद्ध प्रार्थना है, कृपया ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से उन्हें पहुंचा दीजिए, 2 सीट भी ना छोड़ें आप, तो बेहतर होगा। तो दंगल में बहस के आखिरी पड़ाव में अब हम आ पहुंचे हैं। लगातार बात यहां पर हुई है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से उभर कर आई है, उसके बाद जो बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है। राजीव जी देखिए, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, तस्वीर यहां पर साफ हो गई है और वो तस्वीर ये कहती है कि अलायंस को आपका साथ उत्तर प्रदेश में तो कम से कम मंजूर नहीं है, पसंद नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना, प्रत्येक पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए स्वतंत्र है और लोकसभा के चुनाव हैं। राजीव रंजन जी ने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी के विरुद्ध या बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो मेरे मित्र, ये लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना मैनिफेस्टो अपना पूरा किया, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस तो जानती है कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले इधार, जीना इसी का नाम है। तो हम लोगों ने तो हमेशा आंसू पूछे हैं लोगों के, हम लोग तो लोगों के साथ खड़े रहे हैं, हम अपने देश के नागरिकों के साथ खड़े रहे हैं और गांधी जी ने तो हमेशा अपने शरीर की कुर्बानी दी है देश के लिए। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास बेहतर नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश में हम लोग बात त्रिकोणीय फाइट में बेहतर नेतृत्व है, लेकिन वो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। निश्चित रूप से एक बात लेकिन वो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। मैं यहाँ पर चाहूंगी कि आप भी जरूर जवाब दें, राजीव रंजन जी। लेकिन राजीव रंजन जी, मैं चाहूंगी जरूर आप यहाँ पर जवाब दें। उत्तर प्रदेश में साथ पसंद नहीं है तो अलायंस में मतलब कांग्रेस नहीं होगी साथ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है गांधी। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है। आपने देखा सुनील साजन और राजीव त्यागी जी के बीच किस तरह का वाकयुद्ध हुआ। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। राजीव जी ने काफ़ी शेरो शायरी और गज़ल की रुबाई और वो उनका अपना स्टाइल है, मैं उसको पसंद करता हूँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे या समाजवादी पार्टी और बसपा के उम्मीदवारों के खिलाफ जब आप बोलेंगे तो उनके नेताओं के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो इसी से रास्ता बन रहा है
सुनील और जी, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल है, मानता निश्चित हूं रूप से कि बस सुनील जी, आपका भारतीय जनता closing पार्टी comment लेगी। इस सुनील जी, आपका लगता है closing कि कांग्रेस भी समझ रही, भाजपा भी समझ रही, राजीव रंजन जी भी समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोक दल के मिल जाने के बाद जो राजनीतिक गणित है वो 15-85 की हो गई है। तो हम लोग तो 15-85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस कहां लड़ेगी, भाजपा कहां लड़ेगी? कांग्रेस और भाजपा 85% में ही तो है। मैं इसको तो अब ये अहंकार की तय भाषा कर लें कि मानूंगा कौन सुनील कितना जी। लड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का request you किसान कि अहंकार से पिछड़ा, सबको बचना मुसलमान चाहिए। एक हो गया। ये अहंकार नहीं है, ये जो किसान की आवाज है, जो पिछड़े और दलित मुसलमान तो की यही आवाज यहाँ पर है कि वो और हम डिफरेंसेस तो जो एक देखिए, टेलीविजन घमंड नहीं डिबेट से लेकर जमीनी हकीकत तक दिखाई देते हैं, उन जमीनी हकीकत के मद्देनजर गठबंधन का सच क्या है, ताकत क्या है, और प्रियंका गांधी के आने के बाद जिस तरह से चुनाव में जो एक दिलचस्पी आ गई है और जिस तरह से गणित बदलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वजह यही है कि अब निजी बयानों से भी नेता बच नहीं रहे और उसका सूरत हाल भी आपने देख लिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस बहस में जुड़ने के लिए। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।